रिसेंटली मैंने भी अभी एक बाइक परचेज करी है, बट जब मैं बाइक लेने वाला था तो मुझे काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। जैसे कि मुझे पता ही नहीं था कि परचेज करना कैसे है, आई मीन उसका प्रोसीजर क्या है, पैसे का क्या प्रोसीजर है, कैसे किसको देने हैं, कहाँ से लाना है, कैसे क्या करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप बाइक लेने वाले हो तो आपका सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए। आपका सबसे पहला प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप सिलेक्शन किस बाइक का करने वाले हो, कौन सी बाइक लेने वाले हो, ठीक है। या फिर हमारी नीड क्या है। सबसे मेजर तो यही है कि हम पर्पज़ क्या है बाइक लेने का। शॉप के लिए ले रहे हैं, डेली कम्यूट के लिए ले रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही वीकेंड राइड्स एंड ऑल। तो सबसे पहले आपका हो गया सिलेक्शन वाला पार्ट, राइट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि हम बाइक कैसे लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कैश देते हैं एंड परचेज कर लेते हैं शोरूम जाके। दे टॉक टू द मैनेजर ऑफ द शोरूम एंड जस्ट फाइनलाइज द बाइक एंड तो कैश दे के कुछ लोग लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि फाइनेंस करवाते हैं जाकर। आई मीन कुछ पैसे डाउन पेमेंट दिए वहाँ पर, बाइक पे डिपेंड करता है। नॉर्मली आपका कोई भी बाइक 35,000 मिनिमम कॉस्ट रहता है कि आप उतना दो एंड ले जाओ। कम सीसी की बाइक में जैसे 100-110 सीसी की बाइक्स जो है उनमें और भी कम में डाउन पेमेंट में हो जाता है। आप उतने में भी बाइक घर ला सकते हो डाउन पेमेंट करवा के। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि ये जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। स्पेसिफिकली जब आप कोई अच्छी बाइक, आई मीन मिनिमम अगर आप 250 सीसी की बाइक भी अगर आप सोच रहे हो लेने की, एंड अगर आप फाइनेंस करवाते हो डाउन पेमेंट देके, मिनिमम डाउन पेमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसका जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए या फिर उसको कट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं, जो कि एक बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि रेदर देन फाइनेंसिंग अ बाइक डायरेक्टली फ्रॉम द शोरूम एंड गिविंग देम कमीशन एंड ऑल, जो कि आपकी जेब से ही जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उससे अच्छा आप ये है कि आप एक पर्सनल लोन की तरफ जाओ जो कि रिड्यूसिंग रहता है। तो यू कैन ट्राई पर्सनल लोन। जो जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है बाइक का, आप डायरेक्ट पर्सनल लोन लो। कोई डाउन पेमेंट का चक्कर नहीं, आप पूरा का पूरा पेमेंट करो पर्सनल लोन लेके एंड बाइक इज योर्स। कोई एनओसी नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, एक और बात, अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो जिस भी फाइनेंसर या फिर जिस भी बैंक के थ्रू आपका लोन फाइनेंस हो रहा है डाउन पेमेंट करने के बाद, तो उसमें क्या होता है कि एक बैंक एनओसी रखती है, आई मीन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके पास रहता है। आप उस बाइक को तब तक यूज़ कर रहे हो जब तक आपने लोन उसका जो भी ड्यूज़ है लोन अमाउंट वो आपने क्लियर नहीं करा है, तब तक आप उसके ओनर नहीं हो, क्योंकि आपने लोन पे बाइक लिया। अगर आप फाइनेंस नहीं क्लियर करते हो जो भी आपने फाइनेंस करवाया है, तो उस समय वो बैंक लायबल है कि वो आपके बाइक्स जो है वो सीज कर ले या फिर रख ले अपने पास, ठीक है। ठीक है। सो उस केस में क्या होता है कि आपको एक आप लीगल ओनर नहीं होते हो बाइक के। आई मीन रजिस्ट्रेशन एंड ऑल सब कुछ आपके नाम पर ही होता है, बट स्टिल यू आर नॉट द ओनर बिकॉज आपने उसको फाइनेंस करवाया है, ठीक है। जब आप पूरे पैसे दे दोगे तो आपको एक एनओसी इशू होता है जो कि बैंक की तरफ से होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। तो वो आपको बैंक प्रोवाइड कराती है। इस केस में वो उसमें ये मेंशन होता है कि हाँ जी बैंक की तरफ से कोई इशू नहीं है, इन्होंने सारे पैसे दे दिए हैं एंड नाउ ही इज द ओनर ऑफ द बाइक, ओके। सो नाउ द थर्ड केस वाज वी वर टॉकिंग कि पर्सनल लोन करा सकते हैं। पर्सनल लोन के फायदे मैंने बता दिया आपको कि आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है कंपेरेटिवली एंड आपको एनओसी का कोई इशू नहीं होता है। बट उसमें एक इशू ये आता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि किस बैंक से हम लोन ले, या फिर लोन लेने का प्रोसेस क्या है, पर्सनल लोन कैसे लेना है। सो उस केस में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले किसी भी वेबसाइट पे जाके आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे कंपेयर पर्सनल लोन कंपैरिजन ऑफ ऑल बैंक्स, या फिर पॉलिसी बाजार, या फिर कहीं से भी अगर आप उठाओ XYZ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो उसमें आप अगर कंपेयर करके देखोगे तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है पर्सनल लोन पे, और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि 21 ईयर्स से ऊपर आप होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है अप्रॉक्स सारे बैंक का। आपका सिबिल जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए, अबव 750 हो तो बेस्ट है, 700 के ऊपर भी इजीली हो जाता है, ठीक है। एंड आपका जो एड्रेस प्रूफ है लोकल कहीं का होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो आप लोकल आप एड्रेस प्रूफ कोई सा भी देके उसको लीगलाइज करवा सकते हो, अपने एड्रेस को चेंज करवा लो, या फिर आप गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर लैंडलाइन बिल कोई सा भी देके आप ले सकते हो, ठीक है। एक ये हो गया। थर्ड आपको चाहिए होती है 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, अगर वर्किंग हो तो, और अगर नॉन वर्किंग हो तो आप ITR के अपना वो 2 ईयर्स का दिखा सकते हो जो भी आपने फाइल करी है, तो उससे भी हो जाता है। थर्ड आता है हमारा बैंकिंग स्टेटमेंट। किसी किसी बैंक में 3 मंथ्स का बैंकिंग स्टेटमेंट लगता है, किसी किसी बैंक में 6 मंथ तक का भी बैंकिंग स्टेटमेंट लगता है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी क्रेडिबिलिटी या फिर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप चेक कर लो कि कौन सा बैंक आपके लिए सूटेबल है, कौन कम इंटरेस्ट दे रहा है, कौन प्रोसेसिंग फीस किसका कम है। ये सब आप कंपेयर करके फिर आप बैंक को अप्लाई करो। अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, बैंक पर्सनली विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हो, बट बिना कंपेयर किए, बिना सही परखे आप अप्लाई नहीं करोगे। दैट इज द टेक इट एज अ स्टोन मार्किंग। आप इसको गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल पत्थर की लकीर बना लीजिए कि आप इसको
बिना भी अपनी तरफ से रिसर्च करे हुए आप अप्लाई नहीं करोगे। ये नहीं हुआ कि अच्छा इसमें देखते हैं, SBI नहीं दे रहा HDFC में देखते हैं, HDFC नहीं दे रहा ICICI में देखते हैं, ऐसे नहीं करना है। आप जब जब आप अप्लाई करते हो पर्सनल लोन के लिए तो आपका सिविल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमें ये काम नहीं करने का है। सबसे पहले जाके चेक करने का है कि हमारे लिए सुटेबल बैंक कौन सा है, किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए फिट हो रही है, कौन हमारे को कम इंटरेस्ट दे रहा है। ये सब चेक करने के बाद ही आप बैंक विजिट करोगे या फिर बैंक में ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ठीक है। नाउ आपने अप्लाई कर दिया है, फिर बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगी, आपसे ये जो भी है एड्रेस प्रूफ एंड सैलरी स्लिप एंड बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल ये सब मांगेगी। आप वहाँ अप्लाई दीजिए उनको बैंक स्टेटमेंट, विद इन 2 to 3 days हो जाता है क्लियर। जनरली आपको जितना भी है लोन अमाउंट वो क्लियर होकर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको वेट करना है, कुछ टाइम आप वेट करिए, एटलीस्ट 15-25 days 20 days वेट करने के बाद दूसरे बैंक में अप्लाई करिए, दूसरा रिसर्च करके कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है। बट जनरली अगर 700 के ऊपर सिविल है आपका, इफ यू आर अर्निंग गुड, आप 3 month का सैलरी स्लिप आप प्रोवाइड कर सकते हो, 6 month का बैंक स्टेटमेंट या फिर 3 months का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, तो इजीली मिल जाता है। हाँ, वन मोर थिंग, यू शुड बी एबल टू अर्न मोर देन 25,000 मिनिमम आपका सैलरी होना चाहिए, तभी जनरली बैंक्स प्रेफर करती है लोन देने का। एंड उसमें भी आपका जो लाइबिलिटी है, जो भी आप पैसे देते हो दूसरों को, वेदर इट इज़ अ EMI और समथिंग, वेदर इट इज़ अ रेंट और एनीथिंग, वो आपकी सैलरी से 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वन मोर पॉइंट यू शुड टेक नोट कि ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और थर्ड, किसी भी एजेंट को आपने फॉलो नहीं करने का है, ठीक है। आप अगर एजेंट के चक्कर में पड़ोगे तो एजेंट्स क्या करते हैं, जनरली मेरे साथ भी ये इशू आया था कि इस बैंक से नहीं हो रहा, हम इससे करा देते, इससे करा देते, इससे करा देते। वो अपने टारगेट्स पूरे करने के चक्कर में क्या करते हैं कि आपका हर जगह अप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके सिविल अफेक्ट होता है। मेरा 750+ सिविल था, बट एट द एंड मुझे पता चला कि भाई सिविल इज 734, विच वॉज वेरी ड्रास्टिक चेंज फॉर मी, बिकॉज मेरा कभी भी पेमेंट डिले नहीं हुआ था, आज तक कुछ भी नहीं हुआ था। बट दिस वॉज द ओनली रीजन बिकॉज माई सिविल वेंट डाउन, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। थर्ड, अब चलो हमने कंपेयर कर लिया बैंक्स, लेट सपोज हमारा लोन अप्रूव हो जाता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लोन अमाउंट आपको सैंक्शन हो जाएगा, लोन अमाउंट आपको आपके बैंक में आ जाएगा। नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स हियर। ओके, वन मोर थिंग, अभी आपको लोन अप्लाई करने से पहले, मीनवाइल यू आर सर्चिंग फॉर द न्यू बाइक, आपने सबसे पहला एक काम करना है कि आपकी कोई भी ड्यूज चल रही हो, कहीं से भी EMI हो या फिर ये पेटीएम पोस्ट पेड हो या फिर तरह तरह के जो कार्ड्स आते थे वो स्लाइस और जो भी है XYZ यार, जो भी है अपने ड्यूज अपने क्लियर करने हैं। इट शुड बी रिफ्लेक्टेड कि आपका कोई ड्यूज नहीं है, और या फिर बहुत मिनिमम ड्यूज है, मिनिमल ड्यूज पे आप हो, और आपने कहीं से भी कोई लोन नहीं ऑलरेडी आपके नाम पे है। हालांकि अलग अलग तरीके के लोन जो हैं वो अच्छा कंसिडर किया जाता है, बट चूंकि यंगस्टर्स इस समय तक इतना लोन लेते नहीं हैं और छोटे मोटे ही लोन के चक्कर में रहते हैं, तो इस वजह से ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कि आप बहुत छोटे छोटे लोन्स ले रहे हो, वो भी एक सेम तरीके के। तो आपने एक और चीज़ याद से अपनी कोशिश करनी है कि सारी ड्यूज जो है आपकी क्लियर हो जाए, आपका सिविल अच्छा रहे, आपके पास मिनिमम 3 months का सैलरी स्लिप रहे या फिर 2 years का ITR फाइल रहे आपका, ठीक है। तो ही आप अप्लाई करने जाएं। अदरवाइज अगर ये सब नहीं है तो आप वेट करें, अपनी ड्यूज क्लियर करें, 3 months की सैलरी स्लिप, 3 months की बैंक स्टेटमेंट लाएं, एंड देन आप अप्लाई करें। जब आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाए, बैंक स्टेटमेंट हो जाए रेडी टिल डेट, तो ही आप अप्लाई करने के बारे में आगे बढ़े। मीनवाइल आप रिसर्च कर सकते हो आपको कौन सी बाइक लेनी है, कौन सा बैंक से करवाना है सैंक्शन, या फिर अगर कैश देना है तो कैश तो ओके ही है, ठीक है। कई लोगों का होता है ना कैश दे पिताजी या फिर मम्मी करके ठीक है। सो नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको बाइक शोरूम में जाकर देखना है। आपने फाइनल कर रखा है बाइक ऑलरेडी, वेरी गुड, बट स्टिल यू हैव टू विजिट शोरूम, यू हैव टू टू अ टेस्ट राइड। आपको टेस्ट राइड लेनी है। कई बार क्या होता है कि जब हम बाइक लेने जाते हैं तो हमें वहाँ से कुछ और लगता है, हमें लगता है कि नहीं यार ये ले सकते हैं या फिर वो ले सकते हैं। तो आपने देखना है 2-3 बारी शोरूम जाकर, अलग अलग शोरूम विजिट करो, शोरूम के प्राइसेस पूछो, कई बार वो गिफ्ट दे रहे होते हैं, कई बार अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो भी डिडक्ट होते हैं, तो वो भी आप पता लगाओ कि आपको फाइनल ऑन रोड क्या पड़ने वाली है बाइक, ठीक है। उसके बाद ही आप डिसीजन बनाओ कि आपने क्या करना है। मेरे साथ क्या हुआ था, आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग ड्यूक 250, मेरा बजट ड्यूक 250 का था। देन व्हेन आई वेंट टू शोरूम, मैंने 2-3 बारी मैं शोरूम गया, मेरे को बाइक दिखी KTM एडवेंचर 250। अब क्या हुआ मेरे साथ कि वो वैसे देखने में तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक लगती है इमेजेस में, बट जब मैंने सामने से देखा उसको, वो काफ़ी ह्यूज लग रही थी, बीस्ट लग रही थी, तो मुझे इंस्टेंटली वो पसंद आ गई और मैंने ड्यूक चलाकर भी देखी थी। सो मेरा सोचना ये था कि 3 से 4 साल के बाद मैं इस बाइक के लिए क्या सोचूंगा। अभी मेरे लिए कुछ और है, बट आज से 3-4 साल के बाद क्या होगा, तो उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो, आप ये सोच सकते हो। आई मीन ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप करो ही करो, बट ये आप करके देख सकते हो, तो ये आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने ड्यूक चलाकर भी देखी, मुझे अच्छा लगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आई कि यार अच्छा तो लग रहा है चलाने में, बट इससे मैं बहुत जल्दी उग जाऊँगा। आई मीन 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने बाद ही, खैर मैंने तो यही सोचा था कि 1-2 महीने तक ही इसका जोश रहेगा, फिर मैं ठंडा हो जाऊँगा। तब जाके मैंने KTM एडवेंचर 250 लिया, जो कि बहुत अच्छा परचेज था आई मीन अभी तक तो, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट।
नाउ आपने ये सोच लिया कौन सी लेनी है, देन यू कैन प्रोसीड। आपका पैसा हो चुका है, कैश दे रहे हो तो कैश है, फाइनेंस करवा रहे हो तो फाइनेंस है, जो भी आप डाउन पेमेंट दीजिए और फाइनेंस करवाइए कैश। और अगर आपने पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल लोन से आप बाइक इजीली उठा सकते हो। सो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। एंड सी यू गाइज। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझे, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ थोड़ा लाइक करें,